प्यारे बच्चों, आज समतल में गति के अंतर्गत किसी कण की, किसी पिंड की, किसी वस्तु की स्थिति सदिश, विस्थापन सदिश, वेग और त्वरण, इन चारों चीजों के लिए हम लोग जो है व्यंजक प्राप्त करेंगे। ये व्यंजक कैसे प्राप्त करेंगे, आइए हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर आप जैसा कि देख रहे हैं, हम लोग बोल सकते हैं कोई भी पिंड हो, कोई भी कण हो, जब किसी तल में गति करती है तो उसकी गति को ही द्विविमीय गति कही जाती है, जैसा कि यहाँ पर चित्र से आपको पता चल रहा होगा। और यहाँ पर स्थिति सदिश, हम लोग वेक्टर में भी स्थिति सदिश के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग जाने। अब यहाँ पर उसका यूटिलाइजेशन हम लोग करेंगे वेग में और त्वरण में। तो इसका स्थिति सदिश हम लोग देखिए कैसे व्यंजक प्राप्त करेंगे। मान लेते हैं कोई कण है, कोई पिंड है, और यह पिंड किसी समय पर बिंदु P पर स्थित है। देख रहे हैं, इस बिंदु पर स्थित है। तो बिंदु P पर स्थित होगा तो इसकी स्थिति सदिश जो है किसी के सापेक्ष ली जाती है, और यह स्थिति सदिश उत्पत्ति के सापेक्ष O के सापेक्ष ली गई है। इस तरह से स्थिति सदिश को किसे दिखाया गया है, OP से दिखाया गया है। हम लोग मान लेते हैं यहाँ पर जो P है, इस P का जो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स है वह क्या है, x है और y है। जब x का हम लोग इस x अक्ष के अनुदिश हम लोग एकांक सदिश लिखेंगे तो हम लोग लिख पाएंगे xi, और y के लिए लिखेंगे ये हो जाएगा yj। आप जैसे कि यहाँ पर डायग्राम देख रहे हैं OAPB, ये एक ये आयत है, या हो सकता है यह वर्ग भी हो या समानांतर चतुर्भुज हो। ऐसी स्थिति में आप देखेंगे तो आप पाएंगे आमने सामने का जो भुजा होगा बराबर बराबर होगा। OB जितनी बड़ी होगी ये AP भी उतनी ही बड़ी होगी। तो इस तरह से इसका और इसका, यानी कि यह भी ये y है तो यह भी y है, और इसका दिशा ऊपर है तो यहाँ भी दिशा हम लोग ऊपर की तरफ दिखा सकते हैं, और हम लोग बोल सकते हैं यह क्या हो जाएगा, yj हो जाएगा। इस तरह से बच्चों जब हम लोग इसको देखेंगे, यानी कि इस त्रिभुज में हम लोग देखेंगे, हम लोग यहाँ लिख सकते हैं त्रिभुज OAP में किसके नियम से हम लोग, तो सदिश के, यहाँ लिख सकते हैं सदिश के त्रिभुज के नियम से, त्रिभुज के नियम से। तो आप यहाँ लिख सकते हैं, अब देखिए एक सदिश का जहाँ अंत हो रहा है दूसरे सदिश का वहीं पर स्टार्टिंग हो रहा है, तो दूसरे वाले सदिश का अंत बिंदु और पहले वाले जो सदिश है उसका प्रारंभिक बिंदु, दोनों को मिलाएंगे तो यह रिजल्टेंट मिलेगा। यानी कि सदिश के त्रिभुज के नियम से हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर OB बराबर हो जाएगा, क्या क्या लिखेंगे, OA प्लस AP, लिख सकते हैं OA और प्लस AP। बच्चों ये जो OP है, OP क्या है, R है, यहाँ दिखा सकते हैं हम लोग R, और बराबर OA, तो OA क्या है, XI, यहाँ लिख सकते हैं हम लोग XI, और AP देख रहे हैं क्या है, YJ, ये हो जाएगा YJ, और यही जो R बराबर है यही हो गया स्थिति सदिश का व्यंजक। आइए अब हम लोग देखते हैं विस्थापन सदिश के लिए व्यंजक कैसे निकालेंगे। मान लेते हैं कोई कण है, कोई पिंड है, वह XY तल में गति करती है, और यह कण जो है किसी समय पर यहाँ है, कहाँ पर है, यहाँ पर है, P बिंदु पर है, देख रहे हैं यहाँ पर, और इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट लिखा हुआ है XY। और कुछ समय के बाद, या हम लोग मान लेते हैं T डैश पर जो है यह कण कहाँ पहुँच जाती है, तो P डैश पर पहुँच जाती है, तो यहाँ पर पहुँच गई। अब ये P वाला को हम लोग जो है ये O उत्पत्ति से मिला दिए, P डैश को यहाँ से यहाँ मिला दिए, तो हम लोग और P को P डैश से मिला दिए। तो देखिए हम लोग पाएंगे यहाँ पर एक त्रिभुज बन रहा है, और सदिश के त्रिभुज के नियम से हम लोग यहाँ लिख सकते हैं सदिश के त्रिभुज के नियम से। तो हम लोग क्या लिख पाएंगे, हम लोग लिख पाएंगे, देखिए एक सदिश का जहां अंत हो रहा है दूसरे का वहीं शुरुआत हो रहा है, नहीं देख रहे हैं, ये एक का जहां अंत हो रहा है दूसरे का वहीं शुरुआत हो रहा है, तो दूसरे का अंत बिंदु और पहले सदिश का प्रारंभिक बिंदु को मिलाएंगे हम लोग, जो रेखाखंड मिलेगा
वहीं इन दोनों सदिशों का परिणामी सदिश होगा, अर्थात इन दोनों का सदिश का जो योग होगा इसके बराबर हो जाएगा OP डैश के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ लिखा जा सकता है, हम लोग लिख सकते हैं OP प्लस PP डैश बराबर हो जाएगा OP डैश। और ये विस्थापन है, यही विस्थापन सदिश है। विस्थापन सदिश ये इसलिए है क्योंकि विस्थापन के लिए हम लोग क्या पढ़े हैं, अंतिम बिंदु माइनस प्रारंभिक बिंदु। तो अंतिम बिंदु वाला ये है और प्रारंभिक वाला ये है, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हम लोग लिख पाएंगे, इसलिए PP डैश बराबर हो जाएगा OP डैश माइनस OP। तो देखिए बच्चों, ये हम लोग का OP डैश जो है, देख रहे हैं OP डैश, ये R डैश से दिखा है, या लिख पाएंगे हम लोग जो है R डैश माइनस OP, देखिए R से दिखा है, ये लिख देंगे हम लोग R, इसको मान लेते हैं हम लोग R डैश। तो इस तरह से ये विस्थापन सदिश हो गया। और इसकी दिशा हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, डेल्टा R की दिशा P से P डैश की तरफ होगी। अब बच्चों जैसा कि हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं, डेल्टा R बराबर लिखे हुए हैं R डैश माइनस R। ये जो R डैश है इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट देख रहे हैं यहाँ पर है X डैश Y डैश। तो हम लोग जो यहाँ पर लिख सकते हैं X डैश I प्लस Y डैश J। उसी तरह से R के लिए लिखेंगे तो देखिए R के लिए तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या है, XY है, तो हम लोग यहाँ लिख पाएंगे XI प्लस YJ। तो यहाँ पर लिखा जा सकता है डेल्टा R बराबर, अब देखिए इसमें से R डैश में से R को माइनस करना है, यानी कि इसमें से इसको माइनस करना है, तो यहीं पर हम लोग डायरेक्ट माइनस कर देते हैं। तो लिख पाएंगे X डैश माइनस X और ये हो जाएगा I प्लस Y डैश माइनस Y और ये हो जाएगा J। और इस तरह से ये हम लोग जो है विस्थापन सदिश का जो है व्यंजक प्राप्त कर लेते हैं। और देखिए इसको अगर माइनस करेंगे तो मान लेते हैं डेल्टा के फॉर्म में आएगा, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा, ये हो जाएगा डेल्टा XI और ये हो जाएगा डेल्टा YJ। तो इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। तो ये हो गया विस्थापन सदिश के लिए व्यंजक। आप ऐसा भी लिख सकते हैं और आप ये भी लिख सकते हैं। तो ये हम लोग विस्थापन सदिश को कैसे हम लोग जो है समतल में गति कोई पिंड करेगा तो कैसे लिखेंगे, ये लिखने का ये तरीका है। आइए बच्चों, अब हम लोग औसत वेग के लिए हम लोग व्यंजक प्राप्त करते हैं। मानते हैं कि कोई कण जो है t समय पर बिंदु P पर है और t डैश समय पर जो है यह कण पहुंच कहाँ जाती है, P डैश पर पहुंच जाती है। इस तरह से यहाँ तक जाने में जो औसत वेग होगा उसके लिए यहाँ पर व्यंजक प्राप्त करने जा रहे हैं। औसत वेग का जो जनरल फॉर्मूला होता है हम लोग जानते हैं, कुल विस्थापन बटे कुल समय। और औसत वेग के लिए हम लोग v के ऊपर बार लगा देते हैं और यहाँ लिखेंगे कुल विस्थापन। कुल विस्थापन तो इसके जस्ट पहले हम लोग जो किए हैं डेल्टा R और ये समय हम लोग ले लेते हैं डेल्टा T। ये डेल्टा T का मतलब क्या है, T डैश माइनस T। डेल्टा T का मतलब है T डैश माइनस T, यानी कि दोनों समय के बीच का जो अंतराल होगा वही डेल्टा T होगा। तो देखिए बच्चों, ये जो डेल्टा R है, ये डेल्टा R के लिए हम लोग लिख सकते हैं, हम लोग इसके पहले लिखे डेल्टा XI प्लस डेल्टा YJ और ये डेल्टा T से हम लोग डिवाइड कर देंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, सेपरेटली डिवाइड करते हैं, डेल्टा X में इससे प्लस डेल्टा Y में इससे, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर, या इसको इस तरह से भी लिखा सकता है V एवरेज और इसके ऊपर बार लिख सकते हैं डेल्टा XI बाई डेल्टा T प्लस डेल्टा YJ बाई डेल्टा T। तो यहाँ पर देखिए जब हम लोग ये भाग करेंगे तो ये हम लोग को विस्थापन है, ये समय है, तो ये वेग मिलेगा। तो यहाँ पर लिखा जा सकता है औसत के लिए हम लोग V बार और ये देखिए X के है, यहाँ लिखेंगे XI और फिर लिखेंगे V बार और ये देखिए Y का है, यहाँ लिखेंगे YJ और इस तरह से औसत वेग का हम लोग जो है व्यंजक प्राप्त कर लेते हैं। बच्चों इसकी जो दिशा होगी यहाँ लिख सकते हैं औसत वेग की दिशा विस्थापन
सदिश की दिशा की तरफ होगी। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर हम लोग पहले से दिखाए हैं, ये औसत वेग है, देख रहे हैं ऊपर हम लोग बार लगाए तो ये औसत वेग है। इसकी दिशा तो देखिए विस्थापन की दिशा इधर है और वो औसत वेग की दिशा भी उधर ही होगी, क्योंकि हम लोग जो औसत वेग निकालते हैं वो विस्थापन पर ही निर्भर करता है, उसी के आधार पर यहाँ पर कैलकुलेशन किया जाता है। इसलिए औसत वेग की जो दिशा होगी वह विस्थापन सदिश के दिशा की तरफ होगी। आइए बच्चों, हम लोग ताक्षणिक वेग का व्यंजक प्राप्त कर रहे हैं। तो हम लोग पहले डायग्राम को हम लोग समझेंगे, उससे पहले हम लोग यह समझते हैं ताक्षणिक वेग है क्या। तो किसी भी समय पर, किसी दिए गए क्षण पर कण के वेग को ही ताक्षणिक वेग कहते हैं। यानी कि यहाँ पर दिया गया क्षण का मतलब क्या होगा, 7वें सेकंड पर जो है कण का वेग, 10वें सेकंड पर जो है कण का वेग, 20वें सेकंड पर जो है कण का वेग, किसी पार्टिकुलर समय पर जो है, किसी पार्टिकुलर टाइम पर जो है कण का जो वेग होगा उसे ही ताक्षणिक वेग के नाम से हम लोग जानते हैं। जैसा कि हम लोग औसत वेग के लिए फॉर्मूला निकाले और वह मिला था डेल्टा आर बाई डेल्टा टी हम लोग प्राप्त किए थे। और यहाँ पर जो डेल्टा टी होता है अति सूक्ष्म होता है, तो हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा टी टेंस टू जीरो। तो जब लिमिट लगाएंगे तो यहाँ लिमिट लगा दी है, देखिए यहाँ पर एवरेज है, औसत है, जब लिमिट लगाएंगे तब यह ताक्षणिक वेग में आ जाएगा। अब यह ताक्षणिक वेग हो गया है, तो ताक्षणिक वेग बराबर लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल्टा आर बाई डेल्टा टी, और लिमिट से बाहर आएंगे डिफरेंशियल फॉर्म में आ जाएगा, डेरिवेटिव फॉर्म में आ जाएगा, और v इक्वल टू मिलेगा यहाँ पर डी आर बाई डी टी। अब आइए बच्चों, हम लोग यहाँ पर डायग्राम पर हम लोग 4 जो अलग अलग डायग्राम बनाए हैं, इन सभी के बारे में भी हम लोग समझते हैं। हम लोग मान लेते हैं किसी समय पर जो है कण जो है बिंदु P पर है, देख रहे हैं किसी समय पर कण जो है बिंदु P पर है, और यही कण जो है डेल्टा T1, डेल्टा T2, डेल्टा T3 समय अंतराल पर जो है कण की स्थिति जो है बदल जाती है। तो ये देखिए डेल्टा T1 समय अंतराल पर जो है यह P1 पर आता है, उसी तरह से डेल्टा T समय अंतराल पर जो है बिंदु P2 पर आता है, और डेल्टा 3 समय अंतराल पर जो है यह कण जो है बिंदु P3 पर आता है। इस तरह से अलग अलग समय अंतराल पर जो है इस कण की स्थिति भी जो है बदल जाती है। देखेंगे आप डायग्राम को, आप जब ध्यान से देखेंगे तो आप पाइएगा यहाँ पर जो विस्थापन सदिश है डेल्टा R1 है, यहाँ पर जो विस्थापन सदिश है डेल्टा R2 है, और यहाँ पर जो विस्थापन सदिश है डेल्टा R3 है। बच्चों आप जब ध्यान से देखिएगा तो आप पाइएगा डेल्टा R1 जो है इस डेल्टा R2 से ज़्यादा है, या आप उल्टा बोल सकते हैं डेल्टा R2 जो है डेल्टा R1 से कम है, और यह डेल्टा R3 जो है इससे कम है। विस्थापन जो है कम होते जा रहा है, विस्थापन सदिश घट रहा है। जब विस्थापन घटेगा तो जाहिर सी बात है समय अंतराल भी घटेगा। तो देखेंगे डेल्टा 3 वाला बाद वाला जो है कम है, उसके आगे वाला उससे ज़्यादा है, उसके आगे वाला उससे ज़्यादा है। इस तरह से जब ये विस्थापन कम होते होते जब पार्टिकुलर बिंदु P पर ही रहेगा, ऐसी स्थिति में डेल्टा x टेंस टू जीरो हो जाएगा। डेल्टा x बोलने का मतलब अभी डेल्टा r माने हुए हैं, यह डेल्टा r टेंस टू जीरो हो जाएगा, और समय अंतराल भी जो है अति सूक्ष्म होगा, टेंस टू जीरो हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं डेल्टा t टेंस टू जीरो लिखे हैं, यानी कि जीरो के बहुत नज़दीक है लेकिन जीरो के बराबर नहीं है। ऐसी स्थिति में जो है जो वेग की दिशा होगी इस बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींचेंगे, और वही स्पर्श रेखा जो है ताक्षणिक वेग की दिशा को दिखलाएगी। आप इन तीनों डायग्राम में देखेंगे तो v बार की दिशा दिखाएं, v बार की दिशा यानी कि यहाँ पर औसत वेग की दिशा है, यहाँ पर औसत वेग की दिशा है, यहाँ पर औसत वेग की दिशा है, लेकिन चौथे वाले जो हम लोग का जो डायग्राम है इसमें ताक्षणिक वेग की दिशा, और ताक्षणिक वेग की दिशा जो है उस बिंदु पर यानी कि इस P बिंदु के जो है स्पर्श रेखीय दिशा में होगी। यहाँ पर इस तरह से दिशा को हम लोग दिखाए हैं। तो आइए अब हम लोग जो ये v का मान कैसे निकालते हैं ये हम लोग निकालते हैं। तो हम लोग यहाँ पर लिख पाएंगे v बराबर यानी कि ताक्षणिक वेग है, ये हो जाएगा डी आर बाई डी टी हो जाएगा। और डी आर बाई डी टी कैसे मिलेगा, तो हम लोग जो औसत वेग निकाले थे उसमें लिमिटिंग वैल्यू निकाल कर यानी कि लिख पाएंगे लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल्टा आर और बाई डेल्टा टी।
डेल्टा आर के लिए हम लोग पहले निकाले हुए हैं, तो हम लोग यहाँ पर लिख पाएंगे लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, और यह जो डेल्टा आर है इसकी जगह हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा एक्स आई प्लस डेल्टा वाई जे अपॉन डेल्टा टी। अब डेल्टा टी से एक बार इसमें भाग करेंगे, एक बार इसमें करेंगे और लिमिटिंग वैल्यू लगाएंगे, तो हम लोग यहाँ पर लिख पाएंगे लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा एक्स आई बाई डेल्टा टी, फिर प्लस, फिर लिमिट लगाएंगे हम लोग और डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा वाई जे बाई डेल्टा टी। और जब लिमिटिंग वैल्यू लगाएंगे तो बच्चों यहाँ पर ये देखें डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, तो यह क्या हो जाएगा हम लोग का डी एक्स बाई डी टी, तो यहाँ पर लिख पाएंगे डी एक्स अब बाई ये हो जाएगा डी टी, और फिर यहाँ लिखेंगे प्लस ये हो जाएगा डी वाई बाई डी टी, और ये हो जाएगा जे। और ये जो डी एक्स बाई डी टी है ये वेग देगा, तो इस तरह से हम लोग आगे इस तरह से भी लिख सकते हैं v बराबर वी एक्स आई प्लस वी वाई जे। तो इस तरह से ये जो हम लोग जो है ताक्षणिक वेग का यहाँ पर हम लोग जो है व्यंजक प्राप्त कर लिए। अब देखिए यहाँ पर परिमाण निकालना होगा, तब यहाँ लिख सकते हैं वेग का परिमाण। तो जब वेग का परिमाण लिखेंगे तब वेक्टर फॉर्म से बाहर आ जाएंगे, तो हम लोग लिख पाएंगे यहाँ पर वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर, ये वेग का परिमाण हो गया यहाँ पर। अब देखिए दिशा की बात की जाएगी, तो दिशा के लिए लिखेंगे हम लोग टेन थीटा, तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा वी वाई, अब वाई क्या हो जाएगा वी एक्स, यहाँ से थीटा भी निकाल सकते हैं, देयरफॉर थीटा बराबर टेन इनवर्स वी वाई बाई वी एक्स। तो इस तरह से हम लोग जो है यहाँ पर यह भी हम लोग निकाल लेते हैं एंगल का, यानी कि डायरेक्शन भी यहाँ पर पता कर लेते हैं। आइए औसत त्वरण की हम लोग जो है चर्चा करते हैं। तो देखिए जैसा कि जनरल फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं, औसत त्वरण बराबर कुल वेग में परिवर्तन भागा कुल समयांतराल। तो कुल वेग में परिवर्तन का मतलब क्या हुआ? कुल वेग में परिवर्तन का मतलब हम लोग जैसे कि यहाँ पर कुछ मान लेते हैं पहले, तो हम लोग लिख सकते हैं यदि किसी पिंड का वेग डेल्टा टी समय में या डेल्टा टी समय अंतराल में भी से भी डैश हो जाती है, भी से भी डैश हो जाती है, तब औसत त्वरण की बात करेंगे। तो लिखेंगे औसत त्वरण। तो औसत त्वरण के लिए ऊपर हम लोग बार लगा देंगे एक ऊपर, यहाँ पर लिखेंगे वेग में परिवर्तन, ये फाइनल वेग हो जाएगा, यह प्रारंभिक वेग हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर लिख पाएंगे भी डैश माइनस भी, और क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर भाग कर देंगे। देखिए त्वरण एक सदिश वेक्टर फॉर्म में हम लोग को लिखना है, तो ये वेक्टर फॉर्म में हम लोग लिख दिए। और समय अंतराल देखिए, तो समय अंतराल क्या है डेल्टा टी है, तो यहाँ देंगे डेल्टा टी। तो इस तरह से यहाँ पर लिख सकते हैं डेल्टा वी अब बाई यह हो जाएगा डेल्टा टी। तो यह जो हम लोग का है अगर एक्स और वाई कार्टेशियन फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं भी डेल्टा एक्स आई प्लस भी डेल्टा वाई और ये जे अपॉन यह क्या हो जाएगा डेल्टा टी। अलग अलग भी हम लोग जो है यहाँ पर ये डिवाइड कर देंगे, एक बार वी एक्स से एक बार वी वाई वाला में डिवाइड करेंगे। तो देखिए यहाँ पर लिख पाएंगे हम लोग जो है औसत त्वरण के लिए यहाँ पर लिख पाएंगे डेल्टा वी एक्स आई बाई डेल्टा टी प्लस डेल्टा वी वाई जे बाई डेल्टा टी, और वी एक्स वेग में परिवर्तन ये। तो देखिए यहाँ पर लिख पाएंगे हम लोग, ये लिख पाएंगे हम लोग यह त्वरण देगा, तो यहाँ लिख पाएंगे हम लोग ए एक्स आई प्लस ए वाई, ये भी औसत में ही लिखना है, और इधर हो जाएगा जे। तो इस तरह से हम लोग जो है औसत त्वरण का यहाँ पर जो है हम लोग व्यंजक प्राप्त किए। आइए ताक्षणिक त्वरण का कैसे व्यंजक लिखेंगे उसके बारे में भी हम लोग जानते हैं। यहाँ पर देखिए ये बार है, बार के ऊपर वेक्टर है, यहाँ पर बार है और बार के ऊपर वेक्टर है, ध्यान रखना है बार है और बार के ऊपर, यानी कि ये भी औसत है, यह भी औसत है और यह भी औसत है। ओके बच्चों, आइए ताक्षणिक त्वरण के बारे में हम लोग जानते हैं।
ताक्षणिक त्वरण का मतलब क्या है? तो जनरल डिफिनेशन हम लोग बोलते हैं किसी दिए गए क्षण पर पिंड की या कण की जो त्वरण है वही ताक्षणिक त्वरण कहलाती है। तो यहाँ पर हम लोग 4 अलग अलग डायग्राम यहाँ बनाए हैं। डायग्राम को हम लोग समझते हैं उससे पहले आप देख लीजिए, जो ए बार है वह औसत त्वरण है और जो ए के ऊपर वेक्टर है वह ताक्षणिक त्वरण है। हम लोग मान लेते हैं कोई पिंड या कोई जो कण है वह टी समय पर बिंदु पी पर है। देख रहे हैं बिंदु पी यहाँ भी है, बिंदु पी यहाँ भी है, बिंदु पी यहाँ भी है और बिंदु पी यहाँ भी है। और अलग अलग समय अंतराल पर यानी कि डेल्टा T1, डेल्टा T2, डेल्टा T3 समय के बाद जो है इस कण की जो स्थिति है वह बदल जाती है। एक बार हो जाती है P1, P2 और P3 हो जाती है। इस तरह से कण की स्थिति जो है यहाँ पर बदलती जा रही है। तो आप देखते हैं इसकी स्थिति बदलकर P1, P2 और P3 पर हो जाती है। बच्चों यहाँ पर जो समय अंतराल है डेल्टा T1, डेल्टा T2 और डेल्टा T3, ये समय अंतराल पहले वाला समय अंतराल ज़्यादा है, उसके बाद वाला समय अंतराल कम है, उसके बाद वाला समय अंतराल और कम है। यानी कि समय अंतराल धीरे धीरे कम होते जा रहा है। और इस तरह से समय अंतराल को हम लोग बहुत छोटा मान लेते हैं, अति सूक्ष्म मानते हैं, अल्प मानते हैं। और यह समय अंतराल 0 के जब बहुत करीब ला देंगे तब उस समय पर जो है जो त्वरण का मान प्राप्त होगा उसे ही ताक्षणिक त्वरण कहते हैं। इसलिए यहाँ पर डेल्टा T टेंस टू 0 लिखे हैं। जब टेंस टू 0 लिखेंगे तब जो औसत त्वरण है यह औसत त्वरण ताक्षणिक त्वरण में बदल जाती है। तो हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं ए बार बराबर हम लोग का होता है यहाँ पर ए वेक्टर है, हम लोग लिख पाएंगे ए वेक्टर है ये dv बाई dt और लिमिट के फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पर औसत वेग और समय अंतराल से डिवाइड कर देंगे। तो इस तरह से जब हम लोग यहाँ पर लिमिट लगाएंगे तो ये जो डेल्टा v है इसको हम लोग इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो इस फॉर्म में लिख दिए डेल्टा Vxi प्लस डेल्टा Vy और समय अंतराल से डिवाइड कर दिए। इसमें इसे डिवाइड कर देते हैं और डेल्टा Vy में डेल्टा t से डिवाइड करते हैं, अलग अलग डिवाइड कर देते हैं। जब अलग अलग हम लोग डिवाइड करेंगे और लिमिट लगा देंगे तो यहाँ देखिए हम लोग जो है लिख सकते हैं। अब जब लिमिट से बाहर आ जाएंगे तब वह डेरिवेटिव फॉर्म में आ जाएगा और a बराबर मिलेगा dvxi बाई dt और dvyj बाई dt मिल जाएगा। और dv बाई dt हम लोग को क्या मिलता है? त्वरण मिलता है। तो ये x है तो यहाँ भी x दे दिया है और ये y है इसलिए वहाँ यहाँ भी y दे दिए। इस तरह से त्वरण को हम लोग जो है यहाँ पर समतल में किस तरह से लिखेंगे ताक्षणिक त्वरण को, यहाँ पर ऐसे ही हम लोग जो एक्सप्रेशन को लिखा जाता है। अब यहाँ पर डायग्राम आप देखेंगे बच्चों, ये P पर देखेंगे आप वेग इस तरह है, तो ये वेग को हम लोग उसी तरह से दिखा दिए और V डैश यहाँ है तो V डैश को इधर दिखा दिए। यह फाइनल वेग है, V डैश वाला फाइनल वेग है और V प्रारंभिक वेग है। तो वेग में परिवर्तन फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये हो जाएगा फाइनल माइनस, ये हो जाएगा औसत वेग। और औसत वेग की दिशा देख रहे हैं आपका कैसी है, इधर से है इधर है। उसी तरह से यहाँ पर भी ले रहे हैं, प्रारंभिक वेग है और ये अंतिम वेग है और ये वेग में परिवर्तन हो गया नहीं, इस तरह से यह क्या हो गया औसत वेग। यहाँ भी उसी तरह से निकाल लेंगे। आप देखेंगे धीरे धीरे हम लोग जो है P1, P2, P3 हम लोग जो P के क्लोज ला रहे हैं और यहाँ पर जो है यहीं पर रख देते हैं। और ये जो औसत त्वरण है इसकी दिशा जो है देख रहे हैं इस तरफ है, इस तरफ है, इस तरफ है। और जब यहीं P3 अब कहाँ पहुंच जा रहा है, P पर पहुंच जाएगा तो जो दिशा है उधर ही दिशा दिखाएंगे। तब आप ध्यान में बच्चों रखना है त्वरण की जो दिशा होगी वेग के दिशा के क्या होती है, लंबवत होती है। यही हम लोग का सबसे बड़ा अंतर है किसमें। तो हम लोग जो वन डायमेंशनल मोशन पढ़ते हैं, एक विमीय गति पढ़ते हैं और द्विविमीय गति पढ़ते हैं, उसमें सबसे बड़ा यहाँ डिफरेंस देखेंगे। वहाँ पर जो है त्वरण की जो दिशा होगी वह वेग के दिशा के अनुदिशी होती है, लेकिन समतल में गति यानी कि द्विविमीय में जब गति होगा तब त्वरण की जो दिशा होगी वह वेग के दिशा के लंबवत होगी। देख रहे हैं यहाँ पर लंबवत होगा।